नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका नंद किशोर एजुकेशन वर्ल्ड में। और आज हम फिर से जुड़ चुके हैं। केंद्रीय विद्यालय की जो टीजीटी पीजीटी की वैकेंसी आई है उसमें 10 अंक के लिए पूछे गए हिंदी के विषयों पर बात करने के लिए। तो आज हम बात करेंगे फिर से उन 3 से 4 टॉपिक पर जो 3-4 टॉपिक पिछले पार्ट 1 में कवर नहीं हो पाए थे। उसमें आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे कि एक वाक्य है। वाक्य के प्रयोग कितने होते हैं, उपसर्ग क्या होता है, उपसर्ग का प्रयोग कैसे किया जाता है, प्रत्यय क्या होते हैं और प्रत्ययों का प्रयोग कैसे होता है, निपात क्या होता है। तो आप और हम इन सब पर आज चर्चा करेंगे। उससे पहले मैं आपसे निवेदन करूंगा कि यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो कृपया इसके लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, और अगर आपको इसमें कुछ पसंद आए तो उसके लिए कमेंट बॉक्स में मुझे बताएं। सुधार के लिए कुछ अपने सुझाव भी आप कमेंट बॉक्स में मुझे दें। सबसे पहले हम प्रयोग के आधार पर जो शब्द हैं उनके बारे में जानेंगे। आपसे यही रिक्वेस्ट कर रहा था कि आप इस नंद किशोर वर्ल्ड एजुकेशन वर्ल्ड को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। इससे मेरा भी हौसला बढ़ेगा और हम सबको सीखने में आसानी भी होगी। मुझे उम्मीद है कि मैं आप लोगों के लायक का कंटेंट बना पा रहा हूँ। और यदि इसमें कुछ सुधार की ज़रूरत भी होगी तो आप लोग कमेंट के माध्यम से मुझे बता सकते हैं। तो प्रयोग के आधार पर हम शब्दों के दो प्रकार होते हैं कि एक तो विकारी शब्द होता है, एक अविकारी शब्द होता है। अब विकारी और अविकारी नाम से ही आपको पता तो चल जा रहा होगा कि ये क्या है, लेकिन आगे इन पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे। विकारी शब्द होते हैं जिनमें विकार होता है, यानी कि जिनमें बदलाव होता जाता है। जिनमें आप अलग लिंग के अनुसार कह सकते हैं और वचन के अनुसार कह सकते हैं, बदलाव होता रहता है। क्रिया के अनुसार कह सकते हैं बदलाव होता है, लेकिन जो अविकारी शब्द होते हैं इसमें बदलाव कहीं भी नहीं देखने को मिलता है। तो इसमें चार तरह के शब्द आ जाते हैं, और जो विकारी शब्द हैं इसमें भी 4 तरह के शब्द देखने को मिलते हैं। तो हम सबसे पहले जो बात करेंगे वो है संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। हम विकारी शब्दों के बारे में पहले बात करेंगे। संज्ञा दोस्तों 5 प्रकार की होती है, और जिसमें स्क्रीन पर देखे गए अनुसार व्यक्तिवाचक संज्ञा, नाम से ही आपको साफ साफ पता चल रहा है, जातिवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा में किन किन संज्ञाओं को लिया जाता है, कैसे काम किया जाता है, कहाँ समूहवाचक संज्ञा होगी, किस शब्द में द्रव्यवाचक संज्ञा होगी, कैसे इनकी पहचान की जाएगी, एग्जाम में आपको किस तरह से छांटने होंगे, यह आपको इसमें पूरी तरह बताया जाएगा। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा है जिन शब्दों में किसी विशेष व्यक्ति का और किसी जगह का, वस्तु के नाम का जहां पर बोध हो रहा हो, केवल नाम का बोध हो रहा हो, तो हम उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा में गिनते हैं। जयपुर एक जगह है और एक जगह का नाम है। दिल्ली एक जगह का नाम है। भारत एक जगह का नाम है। रामायण एक पुस्तक का नाम है। अमेरिका जगह का नाम है। राम एक व्यक्ति का नाम है। तो जहां पर नाम हम स्पेसिफिक कर देते हैं वहां पर व्यक्तिवाचक संज्ञा आ जाती है। लेकिन जब हम ग्रुप के अकॉर्डिंग बोलते हैं, जिसमें आप जाति को आप इंक्लूड कर सकते हो कि जाति यानी ग्रुप, जब हम समूह के बारे में बात करने लगते हैं तो उसमें जातिवाचक संज्ञा आती है। अब घोड़ा बोलेंगे तो घोड़ा में कौन सा वाला घोड़ा है, घोड़ा घोड़ा के प्रकारों में भी बहुत सारे प्रकार होते हैं, तो उसमें घोड़ा जो कि जातिवाचक संज्ञा के अंदर आ जाएगा। फूल बोलेंगे तो फूल में भी बहुत सारे फूल होते हैं, गुलाब का फूल होता है, कमल का फूल होता है। तो आप किसके फूल के बारे में बात कर रहे हैं यहाँ स्पष्ट नहीं किया गया है, और केवल एक समूह के बारे में बात की गई है, इसलिए इसे जातिवाचक संज्ञा के अंदर, ग्रुप संज्ञा के अंदर हम इसको रख सकते हैं। मनुष्य हो गया, वृक्ष हो गया आदि। समूहवाचक संज्ञा जब हम किसी व्यक्ति या वस्तु के समूह का जब हमें बोध होता है, जैसे परिवार। परिवार शब्द एक ही आदमी से परिवार नहीं बनता है, इसमें निश्चित है कि बहुत सारे कुछ कुछ लोग तो होंगे, एक से ज्यादा तो इसमें होंगे ही होंगे। कक्षा जो है वह भी एक से ही नहीं बनती है, सेना भी एक से नहीं बनती है, भीड़ एक व्यक्ति को नहीं कहते हैं, और पुलिस में भी कई व्यक्ति काम करने वाले होते हैं। तो जो यहाँ पर समूह की बात की जाए उसे हम कहते हैं समूहवाचक संज्ञा। ठीक है। द्रव्यवाचक संज्ञा होती है जब हम किसी द्रव्य का बोध कराने वाली बात हो, जैसे कि हम लिक्विड में, आप जब भी बात होती है तो उस द्रव्यवाचक संज्ञा में वो चीज चली जाती है। पानी हो गया, घी हो गया, तेल हो गया, और मात्रा जहां पर नापी जाती है उस मात्रा को हम द्रव्यवाचक संज्ञा में बोलते हैं।
अगला है भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा से ही पता चल रहा है कि जहां हम फीलिंग की बात कर रहे हैं, हमारे इमोशंस की बात कर रहे हैं, या फिर हम उस भाव की बात कर रहे हैं कि जो भाव उस जिस भाव के लक्षण उस संज्ञा में दिख रहे हैं। जैसे बूढ़े में हमें बुढ़ापा दिखता है तो हम बुढ़ापा शब्द को भाववाचक संज्ञा में ले लेते हैं। मिठाई में हमको मिठास दिखती है तो उस मिठास को हम भाववाचक संज्ञा में ले लेते हैं। बच्चे के अंदर बचपन होता है, मोटे के अंदर मोटापा, चढ़ाई, थकावट, ऐसे शब्दों को हम भाववाचक संज्ञा में गिनते हैं, क्योंकि इनसे हमें भावना की पता चल रही है, फीलिंग की पता चल रही है, एक कहीं कहीं पर हमें तो इमोशन का भी पता चल रहा है, तो वहां पर हम लोग भाववाचक संज्ञा के अंदर उनको ले लेते हैं। अगला होता है दोस्तों सर्वनाम। सर्वनाम 6 प्रकार के सर्वनामों की गिनती हिंदी में की जाती है। हो सकता है मैंने कुछ सर्वनाम यहाँ पर छोड़ दिए हों, उन्हें आप थोड़ा सा और रिसर्च करके हम देख सकते हैं। मैं आगे आने वाली पीपीटी में उन पर बात करूंगा। सर्वनाम पुरुषवाचक सर्वनाम है। पुरुषवाचक वही प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष, यानी कि मैं, तुम और वह, इन तीनों को मिला करके पुरुषवाचक सर्वनाम बनता है। हम 3 ही लोगों को संबोधित कर सकते हैं पुरुषवाचक में। मैं हो गया, तुम हो गया और वह हो गया। अब इसका एक वचन, द्विवचन, बहुवचन अनेक हो जाएगा। हम दोनों, वह दोनों, हम सब, वह सब, तुम सब, हम इसको अलग अलग रूप में बोल सकते हैं, लेकिन यहाँ पर सिर्फ आपको कुछ कुछ ही सर्वनाम दिए जाएंगे। निजवाचक सर्वनाम, जहां आप शब्द ही प्रयोग हुआ हो, स्वयं प्रयोग हुआ हो, तो ऐसे शब्दों को निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। निश्चयवाचक सर्वनाम, जहां फिक्स किया गया हो कि हाँ मैं जिसके बारे में बात कर रहा हूं वो यह है या वो वह है। तो अनिश्चयवाचक, जहां पे कुछ की बात की जाए, कोई की बात की जाए, जैसे कुछ दिनों पहले की बात है तो इसमें अनिश्चयवाचक सर्वनाम है कुछ। कोई व्यक्ति मेरे घर आया था, तो इसमें कोई जो शब्द है वो अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। संबंधवाचक सर्वनाम एक होता है जब हम एक वाक्य अंश को दूसरे वाक्य अंश से जोड़ रहे होते हैं, उसके बीच में ये प्रयोग आता है। जो और सो, इसका प्रयोग इस तरह से किया जाता है। पहले वाक्य और दूसरे वाक्य को जोड़ने वाला एक सर्वनाम। प्रश्नवाचक सर्वनाम को समझाने की तो मुझे लगता है आवश्यकता नहीं है, क्योंकि प्रश्नवाचक सर्वनाम जहां जहां प्रश्न होगा वहां वहां सर्वनाम होगा प्रश्नवाचक। क्या है, कब है, कैसा है, क्यों है, कितना है, इन सारे शब्दों को आप प्रश्नवाचक सर्वनाम में गिनते हैं। अब आते हैं दोस्तों अगले पर, विशेषण। विशेषण के भी इसी तरह 4 भेद होते हैं। गुणवाचक विशेषण। गुणवाचक विशेषण जैसे नाम से ही पता चल रहा होगा, किसी के गुण की, किसी के दोष, रंग, आकार और अवस्था की जैसे ही हम कहीं पर बात करते हैं, उसकी विशेषताएं बताते हैं, उन विशेषणों को हम गुणवाचक विशेषण कहते हैं। आप गुणवाचक विशेषण को आप इस तरह भी समझ सकते हैं कि किसी के शरीर को लेकर के, किसी के रूप रंग को लेकर के, किसी के आकार को लेकर के अगर हम जहाँ पर बात करें, वह अच्छा है, वह बुरा है, वह खुश है, वह हंसता है, वह हंसमुख है, या इस तरह की अगर हम जहाँ बात करें, वह लंबा है, वह छोटा है, ठीक, वह समझदार है, इस तरह की जहां हम बात करें तो वह गुणवाचक विशेषण के अंदर आ गया। ट्रिक ये है इसे पहचानने की कि जहां गुणों की बात की जाए, अब वो अच्छे गुण हो, वो अच्छे गुण हो या दुर्गुण हो, वह पहचान आपको उस समय करनी होगी। अगला है परिमाणवाचक विशेषण। परिमाणवाचक विशेषण जहां पर मात्रा की बात की जाती है वो परिमाणवाचक विशेषण में कहलाता है। जहां पे कुछ लिखा जाएगा, थोड़ा लिखा जाएगा, बहुत लिखा जाएगा, और कुछ लोग तो ये भी कह रहे हैं बोरी भर के धान ले आओ, तो एक परिमाण है वो नाप तोल नहीं है, संख्या नहीं है, वो परिमाण के हिसाब से उसको तोला जाएगा। संख्यावाचक विशेषण के अंदर सिर्फ और सिर्फ जिस वस्तु के बारे में आप विशेषता बताना चाहते हो उस वस्तु की ही संख्या, जैसे कि मैं केलों की विशेषता बताना चाहता हूं तो मैं बोलूंगा 4 केले, 3 केले, 2 केले, 1 केला, तब वो संख्यावाचक विशेषण में आएगा। अगर मैं बोलता हूं 1 दर्जन केला, तो मैं केला की विशेषता पहले दर्जन में बता रहा हूं, फिर उसको 1 बता रहा हूं, तो वह आएगा परिमाणवाचक विशेषण के अंदर। ठीक है। तो सार्वजनिक विशेषण, सार्वजनिक सार्वनामिक विशेषण। सार्वनामिक विशेषण एक उस तरह का विशेषण है कि जिसमें आप देख सकते हैं कि सर्वनाम को ही विशेषण के रूप में प्रस्तुत किया गया है, यानी कि ऐसा विशेषण जो कि सर्वनाम के रूप में हो और वो संज्ञा की विशेषता बता रहा हो। जैसे वह लड़का,
जैसे हम कई दूर से कहते हैं ना कि यह घर मेरा है, वह घर मेरा है, सामने खड़ी वह बस मुझे अच्छी लगी। तो बस की विशेषता है वह, यहाँ पर सर्वनाम को प्रयोग किया गया है विशेषण बना करके, तो इसे कहते हैं सार्वनामिक विशेषण। क्रिया के भेद। अब आते हैं हम क्रिया शब्द पर। क्रिया दोस्तों वैसे बहुत विस्तृत टॉपिक है, लेकिन आप लोगों को जितना पूछा जाएगा उसी के अनुसार मैंने इसे सिर्फ 4 भागों में विभाजित किया है। 3 भागों में कह सकते हैं, सकर्मक, अकर्मक और एक कर्मक, द्विकर्मक। पहले ये जानेंगे कि अकर्मक क्रिया किसे कहते हैं, फिर हम सकर्मक के बारे में थोड़ा सा जानेंगे, एक कर्मक और द्विकर्मक के बारे में भी हम थोड़ा चर्चा करेंगे। तो अकर्मक तो यह है कि जिन क्रियाओं के साथ कर्म नहीं लगा हुआ होता है, यानी कि क्रिया और कर्ता सीधा सीधा एक दूसरे पे निर्भर रहते हैं, वो अकर्मक कहलाते हैं। और मतलब होता है नहीं, कर्मक मतलब कर्म, तो जिसमें कर्म नहीं है। जैसे लखन हंसता है, लखन यहाँ पर कर्ता है, हंसना यहाँ पर क्रिया है। तो लखन का हंसने का सीधा प्रभाव किस पे पड़ रहा है, प्रभाव लखन पर पड़ रहा है। तो कर्ता और क्रिया एक दूसरे से बिल्कुल अटैच हैं, बीच में कोई भी अलग काम नहीं हो रहा है, तो यहाँ पर इसे ही कहते हैं अकर्मक संज्ञा, अकर्मक क्रिया। सीता खाती है, राम बैठा है, इस तरह के शब्द आप इसमें देख सकते हैं। अब आते हैं सकर्मक, जिसमें कर्म हो। अब उसका कर्म का, क्रिया का जो प्रभाव है वो कर्म कर्ता पर नहीं पड़ रहा है बल्कि कर्म पर पड़ रहा है। जैसे मीना खाना बना रही है, यहाँ पर बीच में एक काम हो रहा है, खाना बनाना। तो ये रही है क्रिया, जो शब्द है वो खाना बनाने के बारे में बात कर रही है, तो इसलिए इसे हम क्या कहेंगे, सकर्मक कहेंगे। खाना बनाना यहाँ पर बीच में एक काम है, खाना। लक्ष्य बाजार जा रहा है, जाना क्रिया है, बाजार यहाँ पर कर्म है उसका। रिहान पानी पी रहा है, पानी यहाँ पर कर्म है, पीना उसका क्रिया है। तो इस तरह के शब्द जिसमें बीच में क्रिया होती है उसे सकर्मक क्रिया आप कह सकते हैं। ये बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है दोस्तों कि सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया का उदाहरण नीचे से चुनिए, उसमें आपको यह चीज छांटनी होगी। साथ ही कुछ प्रश्न इस तरह से भी पूछे जाते हैं कि सकर्मक क्रिया का अकर्मक क्रिया क्या होगा, यानी आपको एक सकर्मक क्रिया लिख करके दे दिया जाएगा और उसका अकर्मक क्रिया विकल्प में छांटने को कहा जाएगा, तो वहां पर इस बात को बहुत ध्यान से आपको छांटना होगा। जब एक कर्मक क्रिया और द्विकर्मक क्रिया में भी भेद बताने को पूछा जाने लगा, तो ये सकर्मक कर्मक तो एक छोटी सी बात हो जाएगी। और साथ ही जो अगला है वो है कि एक कर्मक क्रिया। जब वाक्य में ना क्रिया के साथ एक ही कर्म प्रयोग किया जाता है और तो उसे एक कर्मक कहते हैं। जैसे राम आम खा रहा है, ठीक है, यहाँ पे राम करता है, आम उसका कर्म है, खाना उसकी क्रिया है। तो एक ही कर्म अगर है तो इसको एक कर्मक कहा जाता है, नाम से ही स्पष्ट हो जाता है, एक कर्मक यानी जिसमें सिर्फ एक ही काम को किया जा रहा है। अब आते हैं द्विकर्मक क्रिया पर। द्विकर्मक क्रिया एक ऐसी क्रिया होती है दोस्तों जब वाक्य में क्रिया के साथ साथ 2 काम भी प्रयोग किए जाते हैं। अब उसे द्विकर्मक क्यों कहा जाता है, इसको उदाहरणों के साथ आप देखेंगे। अध्यापक छात्रों को गणित पढ़ा रहे हैं, इसमें छात्रों को, अच्छा एक चीज देखा गया है, वैसे अधिकांश देखा गया है, हो सकता है कि कहीं कहीं ना भी हुआ हो, कि ऐसे कामों में जहां जो द्विकर्मक के उदाहरण होते हैं, इसमें कर्ता को छोड़ के जो अगला जो कर्म होता है, पहला वाला कर्म, जैसे ये कर्म के ऊपर छात्रों लिखा हुआ है, तो ये पहला वाला कर्म जो होगा ये संज्ञा के ही रूप में विद्यमान होगा, ठीक है। तो अध्यापक छात्रों को गणित पढ़ा रहे हैं, अध्यापक छात्रों को गणित पढ़ा रहे हैं, यहाँ पर छात्रों को एक कर्म हो गया, गणित पढ़ाना, गणित जो है दूसरा कर्म हो गया। तो जहां पे 2 कर्म मौजूद हो वहां पर हम क्या कह सकते हैं, द्विकर्मक क्रिया कह सकते हैं। अगर गणित की जगह हम यहाँ पर अच्छा लिखते तो अध्यापक छात्रों को अच्छा पढ़ा रहे हैं, तो ये अच्छा यहाँ पर विशेषण हो जाता, ना कि कर्म। तो शब्दों को ध्यान से देखना कि क्या वो संज्ञा शब्द है या फिर वो विशेषण शब्द है, कहीं संज्ञा के चक्कर में विशेषण को द्विकर्मक न समझ देना। रश्मि ने दुकानदार से आम खरीदे, रश्मि दुकानदार जो है पहला कर्म हो गया, आम जो है दूसरा कर्म हो गया, तो द्विकर्मक 2 कर्म यहाँ पर विद्यमान है, इसलिए इसे द्विकर्मक कहते हैं। अब आते हैं दोस्तों
अभिकारी शब्द यानी कि ऐसे शब्द भी हमारे पास हिंदी में हुआ करते हैं जिन पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है। यानी कि आप चाहे उसमें वो लगा दें संज्ञा, एक वचन, द्विवचन या फिर लिंग शब्दों के अनुसार आप उनको कुछ भी करें तो उसमें प्रभाव नहीं पड़ता है। अभिकारी शब्दों को अब हम जानेंगे। अभिकारी शब्द, पहला शब्द है क्रिया विशेषण। क्रिया विशेषण, दूसरा शब्द है दोस्तों संबंध बोधक शब्द, तीसरा शब्द है समुच्चय बोधक, चौथा शब्द है विस्मयादि बोधक। देखते हैं इनके बारे में थोड़ी सूक्ष्म रूप में। क्रिया विशेषण क्या होती है? क्रिया की जो विशेषता बताए वो क्रिया विशेषण। सीधी सी बात, क्रिया विशेषण, क्रिया की विशेषता बताने वाले। तो भैया वो कौन सा विशेषण है जो सामान्य विशेषण होता है? आ जाओ एक नजर डालते हैं उस विशेषण पर। ध्यान से देखना, जो भी विशेषण होता है वो संज्ञा और सर्वनाम के बारे में बताता है, ठीक है। लेकिन ये क्या कह रहा है? ये कह रहा है क्रिया विशेषण वाला भाग कि क्रिया की विशेषता। हाँ, राम अच्छा है, मोहित अच्छा है, स्कूल अच्छा है, वह अच्छा है, ये तो संज्ञा सर्वनाम के विशेषण हो गए। लेकिन चलता है, खाता है, गाता है, जाता है, नहाता है, सोता है, इन क्रियाओं के विशेषण कहाँ से लाओगे? तो उस विशेषण को बताने के लिए क्रिया विशेषण का इजाद किया गया और ऐसे शब्दों को क्रिया विशेषण के रूप में चुना गया। चलता है, धीरे धीरे चलता है, तेज तेज चलता है, ठीक है। रोते हुए चलता है, हंसते हुए चलता है। तो क्रिया की भी जहां विशेषता बताई जाए वो क्रिया विशेषण कहलाता है। जो नए नए, जो मेरे दोस्त होंगे नए नए, जो अभी भी केंद्रीय विद्यालय की तैयारी कर रहे होंगे, वो इन बातों को स्पष्ट तरीके से जान लें कि क्रिया विशेषण और विशेषण में अंतर शायद पूछा जाए कि इस वाक्य में क्रिया विशेषण वाला भाग है या फिर विशेषण वाला भाग है। अब देखते हैं दोस्तों, अर्थ के आधार पे क्रिया विशेषण के भी चार भेद होते हैं। एक तो कालवाचक क्रिया विशेषण, रीतिवाचक क्रिया विशेषण, स्थानवाचक क्रिया विशेषण, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। चार चार भेद आपको विशेषण, क्रिया विशेषण के इसमें मिल जाएंगे। देखते हैं कालवाचक क्रिया विशेषण क्या होती है। मैंने प्रातः खाना खाया था, मैंने प्रातः खाना खाया था, मैंने प्रातः खाना खाया था। खाना खाने का जो काम इसने किया, खाने की जो यहाँ पे क्रिया है, उसका काल बता रहा है प्रातः शब्द। यानी प्रातः शब्द से ही निर्धारित हो रहा है कि इस व्यक्ति ने खाना सुबह खाया। तो प्रातः शब्द कालवाचक होता है, इसलिए इसे कालवाचक क्रिया विशेषण में गिना जाएगा। आप कह सकते हैं दोपहर में दोपहर में जाऊंगा, या फिर आप कह सकते हैं कि मैं हाँ, इस तरह के शब्दों को आप प्रयोग में ला सकते हैं जिसमें काल का, समय का निर्धारण किया गया हो। 2:15 पर गया, मैं विद्यालय 2:15 पर गया, इस तरह के शब्दों को आप इसमें ला के रख सकते हैं। रीतिवाचक क्रिया विशेषण भी एक होता है जिसमें रीति बताई गई हो, काम के होने की विधि बताई गई हो कि वो काम कैसे हुआ। जैसे चलता है, ध्यान से चलता है, जल्दीबाजी में चलता है, रोते हुए जल्दीबाजी में चलता है, या फिर आंखें ऊपर करके चलता है, या फिर अजीब तरीके से चलता है। तो आप इन रीतिवाचक शब्दों में उस काम के होने की जो विधि है वो कैसे हो रही है, जहां ये पता चले, उस विधि को ही रीतिवाचक संज्ञा क्रिया विशेषण के अंदर लाया जाएगा। स्थानवाचक क्रिया विशेषण, जहां पे स्थान के बारे में बात की गई हो। मैं बाहर खेलता हूँ, मैं घर में नाचता हूँ, मैं किचन में हूँ, मैं किचन में सोता हूँ, इस तरह के शब्द जहां पर प्रयोग किए जाएं, यानी कि जो क्रिया हो रही है उसका उसका स्थान बताया जाए कि ये क्रिया यहाँ पर हुई, तो आप समझ लीजिए कि वह क्रिया स्थानवाचक क्रिया विशेषण है। परिमाणवाचक क्रिया विशेषण अगला और आखिरी। लोकेश अधिक खाना खाता है। परिमाण, जहां पर कोई क्वांटिटी नहीं नापी गई है, बस एक शब्द दिया गया है जो उसके अधिक होने, कम होने या फिर अनुमान लगाने की बात की गई हो। अधिक खाना खाता है, खाना खाने की एक क्वांटिटी के बारे में जहां बात की गई हो, अधिक खाता है, कम खाता है, उसको आप परिमाणवाचक विशेषण के अंदर लेके आ जाओगे।
एक शब्द आया था दोस्तों बीच में, संबंध बोधक। आइए देखते हैं कि संबंध बोधक क्या होता है। ऐसे शब्द जो किसी संज्ञा सर्वनाम के बाद प्रयुक्त होते हैं और वाक्य में आए दूसरे संज्ञा सर्वनाम से वो संबंध बनाते हैं। यानी कि पहले संज्ञा शब्द या सर्वनाम शब्द का अगले संज्ञा शब्द या सर्वनाम शब्द से जो भी शब्द संज्ञा बनाते हैं, संबंध बनाते हैं, वही संबंध बोधक कहलाते हैं। यानी कि दो शब्दों के बीच में जो रिलेशन बताए वो संज्ञा शब्द संबंध बोधक कहलाते हैं। जैसे पेड़ पर तोता बैठा है। पेड़ संज्ञा शब्द, तोता संज्ञा शब्द, लेकिन इन दोनों को जोड़ने के लिए पर शब्द का इस्तेमाल किया गया और वाक्य पूरा किया गया। मेरे घर के सामने एक बगीची है। घर के सामने शब्द से यहाँ पर इन दोनों को जोड़ा गया है, दोनों छोटे वाक्यों को। ज्ञान के बिना सम्मान नहीं मिलता। इसमें ये सारे शब्द आपको देखने को मिलेंगे, के बाद, के नीचे, के आगे, के पीछे, बीच में, के ऊपर, के सहारे, ऐसे शब्द आपको बीच बीच में देखने को मिलेंगे। तो इसे ही कहते हैं संबंध बोधक शब्द। संबंध बोधक शब्द पहले शब्द दो छोटे छोटे वाक्यों के बीच में, वाक्यांशों के बीच में लगे होते हैं, जो वाक्य को पूरा करने में मदद करता है। समुच्चय बोधक शब्द, यह केवल कोई एक शब्द होगा और या यानी कि दो वाक्यों को जोड़ने के लिए जो प्रयोग किया जाए। तो ये शब्द भी लगभग लगभग संबंध बोधक के अनुसार ही हैं, लेकिन संबंध बोधक नहीं है। संबंध बोधक अलग तरह के शब्द हैं और ये अलग तरह के शब्द हैं। ठीक है। समुच्चय बोधक शब्दों में और, या, क्योंकि, इसलिए ऐसे शब्दों को ज्यादातर देखा गया है। विस्मयादि बोधक। विस्मयादि बोधक ऐसे शब्द होते हैं जिनसे हम खुशी का, शोक का, दुख का, आश्चर्य का या फिर किसी को आशीर्वाद देने जैसे भावनाओं को हम प्रकट करते हैं, वो विस्मयादि बोधक भाव कहलाते हैं। जैसे शोक से वादी, हे राम। तिरस्कार से, छी, हट। हाँ, स्वीकृति बोधक, हाँ हाँ। संबोधन वाले बोधक, अरे दोस्त। हर्ष से वाला, अरे वाह। भय बोधक, डरने वाले शब्दों से, आशीर्वाद से, शाबाश या फिर खुश रहो, जीते रहो। और अनुमोदन बोधक और विलास बोधक और विवस्ता बोधक। जहां जहां पे आपको ऐसे शब्दों को दिखने को मिले, वहां वहां पर आप समझ जाइए विस्मयादि बोधक शब्द प्रयोग किया गया है। इसका एक शॉर्ट ट्रिक मैं आपको बता देता हूं कि ये शब्दों को आप वह गिनेंगे जो शब्द क्या होंगे जिसमें हम लोग संबोधन वाचक चिन्ह लगाया करते हैं, वो सारे शब्द विस्मयादि बोधक में आते हैं।